नमस्कार। भारतीय भाषा उत्सव की इस उद्घाटन उत्सव तथा टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिति की इस अधिवेशन में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित भारत सरकार की उच्च शिक्षा सचिव आदरणीय संजय मूर्ति जी, स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय संजय कुमार जी, जनजाति विकास विभाग के आदरणीय सचिव श्री झा जी, एनसीवीटी की अध्यक्ष आदरणीय कलसी जी, एनईटीएफ के अध्यक्ष, एआईसीटी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय अनिल सहस्रबुद्धे जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्रीधर बंबू जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चोमू कृष्ण शास्त्री जी, और यहाँ उपस्थित यूजीसी के चेयरमैन आदरणीय जगदीश कुमार जी, एआईसीटी के चेयरमैन आदरणीय सीतारमन जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर आदरणीय डीपी सकलानी जी, विभिन्न यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, विभिन्न इंस्टीट्यूशन जैसे सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय, सीएसटीटी, सीआईआईएल, 6 क्लासिकल लैंग्वेज के प्रतिनिधि तथा भारत के शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव, पत्रकार साथीगण, हम सभी के लिए एक गौरव की क्षण है। भारतीय भाषा उत्सव का आज औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। ये उत्सव पिछले 28 सितंबर से शुरू होके आने वाला 11 दिसंबर तक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, महान भारतीय भाषाओं की कवि आदरणीय सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती तक इस 75 दिन को भारतीय भाषा उत्सव विभिन्न स्तर पे, विभिन्न अनुष्ठान के माध्यम से, विभिन्न आयामों में भारत सरकार की शिक्षा विभाग के नेतृत्व में सभी विभागों को जोड़ते हुए, जिसमें जनजाति विकास विभाग, इसमें स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विभाग, भारतीय भाषा की दायित्व में गृह विभाग की भी बहुत बड़ा भूमिका है। राजभाषा यानी शासकीय भाषा की दायित्व उन्हीं के पास है। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में भारतीय भाषा उत्सव को मनाने का निर्णय हुआ है। आज उसका एक औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। अभी उसकी एक झलक हम लोगों ने देखा। 22 भाषा की कुछ सेकंड्स की आप लोगों ने एक मनमोहक इसका ट्रेलर देखा, और मैं अपेक्षा रखता हूं जब 11 सितंबर को हम लोग मिलेंगे तब इसकी कुंभ में इतने अमृत आ चुका होगा। अभी जब हम 22 भाषाओं के बच्चे अपना अपना
उच्चारण कर रहे थे, अपनी भाषा के बारे में आत्मविश्वास से भरे हुए बातों को उल्लेख कर रहे थे। एक दो का तो संबोधन से ही पता चल रहा था कौन सी भाषा के हैं, पोशाक से पता चल रहा था कौन सी भाषा के हैं। यानी हमारी देश में तीन चीजों की एक बेजोड़ मेल है, अनोखा मेल है। भाषा, संस्कृति और सभ्यता, लैंग्वेज, कल्चर और सिविलाइजेशनल लिंक। दुनिया में शायद उसकी परिभाषा अलग अलग होगी, लेकिन भारत में एक इकाई के नाते कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी उच्चारण, उसकी पहनावा से उसकी सामाजिक संस्कृति का प्रतिफलन होता है, उसकी भौगोलिक परिचय का प्रतिफलन होता है। ये सारा विषय हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के हिस्सा है। इन दिनों में भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में अगर हम थोड़े चर्चा करते हैं तब लगता है कि शायद हम कोई पुराने दिनों में जाने वाले हैं। लेकिन कोई कहे कि ये जो 22 बच्चे अभी एक एक शब्द में, यानी चंद सेंटेंस के अंदर अपना परिचय दे रहे थे, ये पुराने दिनों को याद नहीं दिलाते हैं, पुराने परंपरा के ऊपर भविष्य को आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखने का एक मार्ग दिखाती है। ये निसंदेह रूप में कहा जा सकता है। ये वितर्क है कि भाषा किसका पुराना है, किसका बड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस विषय का जोर दिया गया है, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। हम कोई भी विषय भारत की किसी भी भाषा में लिखित पुराने साहित्य को अगर हम पढ़ते हैं, उस समय में आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देश की व्यवसायी नगरी मुंबई को महाराष्ट्र की सीमा के बहुत सारे नागरिक अभी तक मुंबई नहीं आए होंगे। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मैं बहुत दूर ना जाते हुए अगर इसकी 500 किलोमीटर की परिधि में एक गोलाकार बनाता हूं और उसमें से कितने लोग दिल्ली आए होंगे, उनमें से आधे से ज्यादा लोग दिल्ली नहीं आए होंगे। तब अनुमान करिए, अगर मैं एक उदाहरण उसकी कॉन्ट्रास्ट में आपके सामने समझने के लिए रखूं, आदि शंकराचार्य ने, दक्षिण से जन्मे हुए आदि शंकराचार्य भारत की चारों दिशाओं में कम उम्र में, उस समय में कोई प्लेन तो नहीं था, कोई वंदे भारत एक्सप्रेस भी तो नहीं चल रहा था उन दिनों में, या उन दिनों में कोई हाईवे नहीं था कि सहज सुगम तरीके से हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जा पाए। तब भी उस समय में उनकी भ्रमण हुई थी, जिनकी भ्रमण नहीं भी हुई थी। हमारी देश में जो ज्ञान की व्यवस्था रही होगी, किसी भी भाषा के साहित्य को आप उठा के देखिए, उस साहित्य में जो हजारों साल पहले लिखा गया, वैदिक काल से लिखा हुआ साहित्य को अगर हम गहराई से अनुध्यान करें, एक चीज की सिमिलैरिटी, एक चीज की समानता ध्यान में आती है। उसमें एक अखिल भारतीय और उससे जाके एक वैश्विक कल्पना ध्यान में आती है। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना अभी की तो नहीं है, हजारों साल पुरानी है, तब भी साहित्य में लिखा गया था। साहित्य बिना भाषा के नहीं हो सकता था। संस्कृति भाषा और साहित्य की दर्पण संस्कृति है। ये समूह को मिला के हम सभ्यता के नाम पे जानते हैं। भारत एक पुराना सभ्यता है, इसीलिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक 75 साल में 75 साल तक हम लोगों की एक अप्रोच रही कि हम भारत में त्रिभाषी फॉर्मूला चलाते हैं। त्रिभाषी फॉर्मूला या पद्धति या प्रणाली यानी क्या ना, हमारी पठन प्रक्रिया में, पढ़ने की प्रक्रिया में कभी ना कभी हम 3 भाषाओं को, अपनी मातृभाषा, वैश्विक भाषा आज हम लोग भारत में ही मान लिए, मैं जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूं, हम भारत में मान लिए इंग्लिश लैंग्वेज इज द ग्लोबल लैंग्वेज। ये भारत की कुछ लोगों की धारणा है, शायद ऐसा नहीं है। यस, इंग्लिश लैंग्वेज इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इज ए लिंक लैंग्वेज, इज ए लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसलिए भारत में आगे बढ़ना, आधुनिकता, विज्ञान, इसकी भाषा को हम लोगों ने इंग्लिश के साथ जोड़ा है। चलो, इंग्लिश को भी हमने पढ़े, मातृभाषा पढ़े, इंग्लिश पढ़े, और एक तीसरी भाषा को भी पढ़े। मैं इन दिनों में एक इंटरव्यू देने गया था कोई एक अखबार में। उस इंटरव्यू में मेरे को बार बार एक वरिष्ठ पत्रकार देश की पूछ रहे थे कि एनईपी की जो भाषा अप्रोच है, भाषा पॉलिसी, वो क्या है। त्रिभाषी तो हमारे पास पहले था, कुछ राज्यों ने तीसरी भाषा को स्वीकार नहीं किया, यानी कोई अन्य दूसरे भारतीय भाषा को उन्होंने हिंदी की इंपोजिशन के नाम पे उसको स्वीकार नहीं किया। मित्रों, उस भ्रम में इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं रहा है। हम महत्व दे रहे किस भाषा में पढ़ाया जाएगा, कौन सी भाषा पढ़ाया जाएगा, ये विद्यार्थी की चॉइस के ऊपर है, कौन सी भाषा वो पढ़ेगा। हमें आपत्ति नहीं इंग्लिश पढ़ने में, कोई आपत्ति नहीं है, और हमें पढ़ना भी चाहिए। आज विश्व में मेडिकल साइंस में भारतीय मूल के लोगों की बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया में अगर कोडर को हम, आईटी की दुनिया में कंप्यूटिंग कोडर को, कोड लिखने वाले लोगों की अगर हम, प्रोग्रामर्स को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, विश्व की 1/3, 1/3 ऑफ द कोडर आर फ्रॉम इंडिया। हम तो कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टूडेंट्स की चॉइस के ऊपर है। लेकिन किस भाषा में पढ़ाया जाएगा, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महत्व दिया है। जब तक हम अपने मातृभाषा में, अपने स्थानीय भाषा में, जिस भाषा को हमने पहली बार कहा, बच्चा ने पहली बार जिस भाषा को कहा या जिस भाषा को सुना, अगर उसकी मानसिक विकास पर्याप्त मात्रा में होने तक और उस भाषा में वो लिखता भी है और पढ़ता भी है, जिस भाषा को सुना, जिस भाषा को पहले कहा, अगर उस भाषा में वो लिखेगा और पढ़ेगा, तब उसकी मौलिक चिंतन में पूर्णता आएगी। तब वो किसी भी भाषा में दक्षता ले सकता है। सुब्रमण्यम भारती जी को अगर तमिल भाषा में पारंगमता नहीं होता, अपने फूफा जी के घर आए थे बनारस रहने के लिए, कहां तमिलनाडु, कहां बनारस, हिंदी साहित्य के वो महान कवि भी बने, स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को प्रेरित करने का नेतृत्व किए। इसीलिए कर पाए क्योंकि समाज की वेदना, करुणा, समस्या, दुख उन्होंने ठीक से समझा। क्यों ठीक से समझा? वो तमिल भाषा में पारंगम थे। अभी अगर मैं उसको आज के समय में एक उदाहरण से जोड़ूं, इन दिनों में वर्ल्ड बैंक में हमारी भारत की एक योग्य व्यक्ति एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पद में है, कृष्णमूर्ति जी। थोड़े दिन पहले तक वो भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उन्होंने अभी एक आर्टिकल इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मास्टरी करना है, तब आप जिस मातृभाषा के हो उस मातृभाषा में ही आपको पारंगम होना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा विषय को आप समझ पाओगे।
इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। और ये जो 75 दिन के आने वाले दिनों में, और मैं इस विषय को कहना क्या मैं जिम्मेवारी लेता हूं। मैं इन दिनों में उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले की कुछ बच्चों को मिला, टेहरी जिले के बच्चों को मिला। उत्तरकाशी के बारे में चर्चा हुई, टेहरी जिले के बच्चों को मिला। हमारे एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी उत्तराखंड के हैं। जब मैं उनको बच्चों को मिला, उन्होंने मेरे को गुड इवनिंग सर, एक तो कंपटीशन लगता है, अब ये बच्चों को पूछेंगे, सब तो अपने मातृभाषा में, कहीं बाहर जाएंगे सब कहेंगे गुड आफ्टरनून सर। ये कोर्स के हिस्सा बन गया सीबीएसई कोर्स में। तो स्टेट बोर्ड क्यों छोड़े भाई, सीबीएसई तो स्टैंडर्ड बेंचमार्क करता है, तो स्टेट बोर्ड भी उसमें लगे। मैं उसको पहले धीरे से पूछा उस गुड इवनिंग के बाद, भाई कौन सी बोर्ड के हो? लगभग 80% स्टेट बोर्ड के थे। मित्रों, कोई भी सभ्य, कोई भी बड़ा, कोई भी पावरफुल देश अपने मौलिक अंडरस्टैंडिंग को अगर क्लैरिटी डेवलप नहीं कर पाएगा तो वो विश्व में बड़ा नहीं हो सकता है। भारत बड़ा था, क्या कारण रहा होगा? चाइनीज परिव्राजक हुएनसा भारत की कोने कोने पे आए थे, कोई आक्रांता नहीं थे। हम भारत में इन्वेजन की स्टोरी वेस्टर्न पार्ट से आए हुए लोगों से सुने थे। तुर्क आए, मोगल आए, शक आए, हुन आए, यूरोपियंस आए, फरासी आए, लेकिन चाइना, हाँ, चंगेज खां आए थे। चंगेज खां भारत को जय करने के लिए आए थे, विश्व की आधे हिस्सा ले लिए, तब भारत उनकी चपेट में आ गया होगा। हुएनसा क्यों आए होंगे? भारत के ज्ञान को समझने के लिए आए होंगे। तो जो भारत की ज्ञान, मैं कभी कभी सोचता हूं मीनाक्षी टेम्पल या तमिलनाडु की बृहदेश्वर टेम्पल बनाने वाले लोग, तब तो आईआईटी मद्रास वहां नहीं होगा ना। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, समुद्र की तट पे वो मंदिर है, आर्किटेक्ट, प्लानिंग, ये डिपार्टमेंट्स तो नहीं होंगे। कुछ तो ज्ञान परंपरा होगा कि इतना बृहद टेम्पल अभी भी है, सुंदर टेम्पल अभी भी है। ये सारा विषय को समझना है तो हम अपने भारतीय भाषा को ही महत्व देना पड़ेगा। और आज इसीलिए हम भारतीय भाषा उत्सव कर रहे हैं। मैं उसको शुभेच्छा देता हूं और ये सफल होगा, मेरा पूरा विश्वास है। दूसरी विषय, एक महत्वपूर्ण चीज आ गया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय में क्रिकेट के बारे में जानना अनिवार्यता हो जाती थी। मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं धीरे से मेरे मित्रों से 2-3 शब्द सीख लिया। स्पिन, फास्ट बॉलिंग, एलबीडब्ल्यू, नो बॉल, ऐसे जब चर्चा होता था मैं भी ऐसे 2-3 शब्द डाल के खुद की गुणवत्ता का परिचय देता था। मैं भी अनपढ़ नहीं हूं, मैं भी थोड़ा थोड़ा क्रिकेट के बारे में जानता हूं। मित्रों, आज भी ऐसे एक लहर आई है टेक्नोलॉजी का। मैं उस समय में जिस परिवेश में बढ़ के आया, शायद मेरे अज्ञानता में चल गया। भारत और टेक्नोलॉजी, इस दोनों की जो अटूट संबंध है। भारत बाय डीएनए एक टेक्नोक्रेट्स की देश है। टेक्नोक्रेट्स होने के लिए जरूरी नहीं कोई अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़ना। भारत में टेक्नोक्रेट्स, मैं कह रहा हूं जब बाय डीएनए, कब देखिए पिछले 15 साल में भारत की बैंकिंग सिस्टम चेंज हो गया। कोई वो भी बैंक नहीं जाता है क्यू में खड़े होकर पैसा उठाने के लिए, सब अपने मोबाइल फोन पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अपने पेमेंट्स की, यहां बैठे हुए हॉल में सारे लोगों की, बच्चे भी तो आज करने लगे हैं। पहले ई कॉमर्स में अपना परचेजिंग कर लेते, पिताजी को और माँ को बाद में पता चलता है कि फलाना चीज शॉपिंग हो गया, वो भी टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोलॉजी के प्रति भारत में एक आकर्षण है। उस आकर्षण
सिर्फ एक मनोरंजन की विषय नहीं रहना चाहिए। अभी G20 की सम्मेलन हुआ, उस समय में G20 की एक ऐप बनी थी। G20 की व्यवस्था में लगे हुए सभी लोगों के पास वो ऐप को डाउनलोड करवाया गया था। तो हम लोगों के पास भी वो डाउनलोड हुआ ऐप था। हम एक बार जिस दिन रात को भोज हुआ उसी दिन मैं और हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी दोनों एक ही टेबल पे थे, और हमारी टेबल पे चाइना के प्रतिनिधि भी थे। दो, एक राज्य के मुख्यमंत्री उनके वहां आए थे, वो बैठे थे। तो चाइनीज लोगों को एक इंटरप्रेटर था साथ में, लेकिन हमने कहा रुको, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन तुम वही जगह पे रखो, हमारी मोदी जी ने हमको एक दिया है आप में, हम तुमसे उसमें बात करते हैं। तो वो बैठे थे अन्नपूर्णा जी के पास में। अन्नपूर्णा जी उनको हिंदी में बोले, वो चाइनीज भाषा में उनको समझाया आप, वो चाइनीज में बोले, उसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश में समझे। ये टेक्नोलॉजी की कमाल है। हम सब लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार के, मैं कभी कोई छोटे स्कूल में जाता हूं, देखता हूं टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट हमारी टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बना लिए हैं। उससे आगे तो और बहुत अनुवादिनी तक हम पहुंच चुके हैं। भाषिणी हमारी एजुकेशन इकोसिस्टम की प्रोडक्ट है। अभी मेरे को जगदीश कुमार जी कह रहे थे कि पहला अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में संस्कृत में पहला कोई एक विषय पे पीएचडी हुआ है, डॉक्टरल थीसिस हुआ है, संस्कृत में लिखा गया है, वो फिर अमेरिका में लिखा गया है। ये अभी आने वाले दिनों में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, जिस दिन भारतीय भाषा और टेक्नोलॉजी ये दोनों परस्पर 2-3 साल ठीक से घुल मिल जाएंगे, हम दुनिया की बाकी इकोनॉमी से कम 50 साल आगे रहने वाले हैं। कम से कम 50 साल आगे रहने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए सरकार की जो भारतीय भाषा समिति की एक पहल है, NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करते हुए आदरणीय भारत की प्रख्यात भाषा शास्त्री पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी को हमने इस काम पे काम सौंपा है। उन्होंने कल्पना किया कि हम एक लैंग्वेज फॉर टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज इन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज थ्रू टेक्नोलॉजी, फिट लैंग्वेज, लैंग्वेज फिट टेक्नोलॉजी। जिस दिन लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी की फॉर इन थ्रू की सही मेलजोल हो जाएगा, उस दिन जो ज्ञान कुंभ हमारा इतना नया चीज हम लोगों के सामने, वैल्यूज पे, विज्ञान पे, लिटरेचर में, गणित में, ये सारे इतने परिपूर्णता बन जाएगी। भारतीय ज्ञान प्रवाह की, इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम आधुनिक समय में आज की आवश्यकता के साथ कॉन्टेक्चुअल कर पाएंगे। ऐसे विद्वानों को यहाँ बुलाया गया है। आने वाले 2 दिनों में इस प्रकार की विमर्श आप करोगे, जिसमें हम 21वीं सदी में, मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री इन दिनों में एक बात कहते हैं, 100 साल पहले यानी 20वीं सदी में, 20वीं सदी की जो तीसरा दशक था, भारत के लिए निर्णायक दशक था। उसी दशक में भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नई ऊंचाई हुई, भारत में विज्ञान की नई आयाम जोड़ा गया, भारत की वाणिज्य में नया आयाम जोड़ा गया, जिसके कारण चौथे सदी दशक तक, तीसरे दशक से चौथे दशक तक आते आते भारत आजाद हो गया। ऐसे ही मित्रों 100 साल के बाद मैं कह रहा हूं 21वीं सदी के ये तीसरे दशक, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने की हम सभी की दायित्व है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग भारतीय भाषा में, कभी कभी सोचता हूं कि हमारी टैलेंट पूल कि जो अब भी लिंक लैंग्वेज है प्राइमरी इंग्लिश, मेरे इंग्लिश से परहेज नहीं है,
इंग्लिश से साथ कोई झगड़ा भी नहीं है, बैर भी नहीं है, लेकिन मैं इस विषय का विश्वासी हूं, जिस दिन ये सारा भारतीय लैंग्वेज के तहत जाएगी, तब आज जितना टैलेंट पूल मेरे पास है उसकी मल्टीप्लायर हो जाएगा, मल्टीफोल्ड हो जाएगा। तब मेरे पोजीशन क्या होगा, उस आकर्षण में मैं जीता हूं, उस सपने के साथ मैं जीता हूं। आप इस विषय को 2 दिन में विमर्श करोगे और आने वाले 75 दिन हम भारत में एक नया माहौल बनाएंगे। इसी विश्वास अपेक्षा के साथ फिर इस अधिवेशन को अनेक अनेक शुभेच्छा।